हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एकेडमी। माई सेल्फ पीकेश गांधी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, यानी बैंक एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर। मोर देन 8000 प्लस वैकेंसी आई है इस बार, तो हमें प्रिपरेशन करना है फॉर दिस आरआरबी। पहले आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी कि हम किस तरह से प्रीलिम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं फॉर आरआरबी। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन ऑफ आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग आरआरबी, क्लर्क एंड पीओ। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनिशियली देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियर कहा गया है कि ये जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगी दैट विल बी इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। वो सब मंथ टेंटेटिव है, और जो ऑफिस के 1, 2 और 3 के लिए इंटरव्यू जो है, जो इंटरव्यू का मंथ टेंटेटिवली डिसाइड किया गया है दैट इज़ इन नवंबर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। हम सबको मालूम है कि मल्टीपर्पज़ जो है वो है क्लर्क, यानी उसमें प्रीलिम और मेन एग्ज़ाम के बाद हमारा डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगा। जब भी ऑफिस स्केल 1, 2 एंड 3 उसमें हम बात करते हैं प्रोबेशन ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें प्रीलिम्स आती है, मेंस आती है और उसके बाद इंटरव्यू का सेशन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। तो चलिए ये था हमारा इनिशियल नोटिफिकेशन। अभी हम देखते हैं टेंटेटिव डेट्स, यानी फॉर्म फिलिंग की डेट कौन कौन सी है। तो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप वेबसाइट पे लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वो लास्ट डेट कौन सी है, तो वो है 21/7/2020, यानी 21 तारीख जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह ये जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी एप्लीकेशन प्रिंटिंग वो कौन सी डेट तक हम कर सकते हैं, तो 5/8/2020 तब तक हम इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी है 21/7/2020। ओके, ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो है वो पूरा ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ मैंने लिंक आपको दे रखी है, वहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करके आप पूरा अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आगे डिटेल में हम देखते हैं। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये पहले जान लें कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑफिस स्केल 3 के लिए जो एज है वो फ्रॉम 21 to 40 ईयर्स। ठीक है, उसी तरह ऑफिस स्केल 2 के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम 21 ईयर्स to 32 ईयर्स। और ये जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं पीओ, यानी ऑफिस स्केल 1, क्योंकि ये जाएगी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है दैट इज़ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, यानी क्लर्क। अगर पीओ की बात करें तो यहाँ जो एज लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम 18 ईयर्स to 30 ईयर्स। ओके, तो जिसका बॉर्न फ्रॉम 3/7/1990 और 36/2002 के बीच में हुआ है वो इसमें एलिजिबल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की एज लिमिट जो है फ्रॉम 18 ईयर्स to 28 ईयर्स जो है वो उसकी एज लिमिट है, और उसका बॉर्न 2/7/1992 और 1/7/2002 के बीच में हो जाना चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि ऑफिसर के लिए फ्रॉम 18 to 30 और क्लर्क के लिए फ्रॉम 18 to 28। अगर हम किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ये जो है दैट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट, और अगर हम एससी या एसटी कास्ट में आते हैं तो हमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन का मीनिंग क्या है कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स है तो उसमें +5 तक, यानी 18 ईयर्स और 28 ईयर्स है तो 28 + 5 यानी 33 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। उसी तरह ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है वो स्पेशली कैटेगरी के लिए है, +5 +3 या फिर +10। ठीक है, तो ये सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ऑफिस स्केल 1 में अगर किसी की एज 30 ईयर्स है और वो एससी कैटेगरी में आता है तो उसको +5 का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी वो 35 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसका मीनिंग है दैट इज़ नोन एज एज रिलैक्सेशन। तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज। अभी हम देखेंगे व्हाट शुड बी द एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अभी पहले हम बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क के बारे में। क्लर्क में किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली हमें ग्रेजुएट कंपलसरी है, यानी जो भी स्टूडेंट किसी भी डिग्री में ग्रेजुएट
कंप्लीट कर लेता है तो वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। यानी एनी बैचलर डिग्रीज इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज वो कंपलसरी है आरआरबी पोस्ट के लिए। यानी आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपकी पकड़ में होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिज़ायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वो थोड़ा कंप्यूटर हमें आना चाहिए। तो ये जो बेसिक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। अभी हम ऑफिस स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर यानी पीओ की पोस्ट की बात करेंगे तो उसमें भी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, दैट इज़ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ओके, लेकिन और ऑप्शनल में हमें दिया है अगर कोई भी बंदा जिसने प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैवन डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज कंपलसरी है इन आरआरबीज और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स्केल 1 के लिए ये दोनों एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है वो ये दोनों एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, अभी हम जाएंगे उसके बाद ऑफिस स्केल 2। अभी ऑफिस स्केल 2 यानी जनरल बैंक ऑफिसर मैनेजर के लिए, तो उसमें हमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ठीक है, तो वहाँ हमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस और मिनिमम जो है बैचलर डिग्री में 50% भी होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है ऑफिस स्केल 2 के लिए। ऑफिस स्केल 2 स्पेशलाइज्ड ऑफिसर मैनेजर के लिए 1 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसी तरह 50% एग्रीगेट ग्रेजुएशन में चाहिए और वो सर्टिफिकेशन जो है वो ASP, PHP, C++ यानी बेसिक जो प्रोग्रामिंग के जो सर्टिफिकेशन है वो आपके पास होने चाहिए। उसी तरह स्पेशलाइज्ड ऑफिसर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन चार्टर्ड अकाउंटिंग। लॉ ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, एज लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट लेस देन 2 इयर्स, यानी 2 इयर्स कंप्लीटली आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। उसी तरह ट्रेजरी ऑफिसर्स में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो MBA फाइनेंस भी चलेगा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चलेगा। और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट आई है उसमें मार्केटिंग ऑफिसर जिसमें MBA कंपलसरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 1 ईयर का उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए तो उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी बैचलर डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा में होनी चाहिए। उसमें भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क चाहिए। तो ये था हमारा ऑफिस स्केल 2। अगर हम ऑफिस स्केल 3 की बात करें यानी सीनियर मैनेजर की बात करें तो उसमें मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी तो अभी हम देखेंगे तो डिग्री और डिप्लोमा बहुत सारे फील्ड में आपकी होनी चाहिए। तो ये था हमारा ऑफिस स्केल 3 के रिलेटेड। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो क्या एप्लीकेशन फ़ी होगी और क्या चार्जेस होंगे। तो यहाँ जो भी चार्जेस है, GST है या जो भी फीस है वो किसको बेयर करने पड़ेगी, यानी जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है उसको ही बेयर करने पड़ेगी। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑफिस स्केल 1, 2 और 3 के लिए SC, ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है और जनरल कैटेगरी के लिए EWS सेक्शन के लिए 850 यानी OBC के लिए जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए फ़ीस कितनी है 850 रुपीज़ है। डैट इज़ फॉर स्केल 1, 2 एंड 3। उसी तरह अगर हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करेंगे तो उसमें जो फीस है SC, ST, PWD वो है 175 रुपीज़ और ओपन कैटेगरी के लिए फ़ीस है 850 रुपीज़। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कितनी फ़ीस है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा चेंजेस आया है एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ जो सिलेबस कंटेंट जो है, अगर RRB की बात करेंगे तो यहाँ हम PO और क्लर्क के बारे में बात करेंगे। यानी फर्स्ट जो है प्रीलिम एग्ज़ाम फॉर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए 2 ही सेक्शन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन जो रीजनिंग का होगा, सेकंड सेक्शन जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा और दोनों में 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 40 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 80 और उसके सामने मार्क्स कितने होंगे 80। नेगेटिव मार्किंग्स होंगे दैट इज़ अगेन 1/4। ओके, 0.25 नेगेटिव मार्किंग्स होंगे और हमारे लिए टाइम जो है वो है 45 मिनट।
यहाँ पे हमें एडवांटेज इस तरह से कि 45 मिनट्स में हम किसी भी सेक्शन को हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमें टोटल 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है, लेकिन हमें दोनों सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में। यहाँ मैंने एक चीज़ और भी डाली है, दैट इज़ मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी तरह हमने देखा है कि जो बैंक एग्ज़ाम्स होती है उसमें हिंदी एंड इंग्लिश आती है, लेकिन इस बार जो चेंजेस आया है, जैसे कि आप गुजरात के रहने वाले हो तो आपके पास जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आप हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में भी पढ़ सकते हो। यानी यहाँ एक लैंग्वेज का ऑप्शन बढ़ गया, दैट इज़ गुजराती। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी और कोंकणी ये लैंग्वेज का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब वहाँ आपको पूछा जाएगा कि आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम कौन सा होगा। तो वहाँ आपको टिक करना है, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा या फिर गुजराती होगा या फिर मराठी होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक नया आया है इस बार आरआरबी एग्ज़ाम में। उसी तरह अगर हम ऑफिसर की बात करें, ऑफिस स्केल 1 में, तो वो सिमिलर है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड 2 ही सेक्शंस आएंगे और इस सेक्शन में अगेन 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल क्वेश्चन 80 और 80 मार्क्स की एग्जाम होगी। कंपोजिट टाइम हमें कितना मिलेगा? 45 मिनट्स मिलेगा। तो प्रीलिम एग्जाम की बात करेंगे ऑफिस स्केल 1 और मल्टीपर्पज़, तो जो एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो सिमिलर है, यही हमें ध्यान में रखना है। अभी अगर हम बात करेंगे मेन एग्ज़ाम के बारे में, क्लर्क के बारे में, तो मेन एग्ज़ाम के अंदर जो सेक्शन आएंगे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उसमें भी हमें तीन सेक्शन में ऑप्शन हमें लैंग्वेज का मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी एक्सेट्रा। ओके, ठीक है। तो वो आप जब भी फॉर्म फिलअप करोगे वहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तीनों सेक्शन के 40 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स के वेटेज में चेंजेस है, यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स है, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन होगा तो उसके भी 40 मार्क्स हो गए। अगर आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो उसमें भी 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स हो गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें 40 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स है, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए और उसके सामने कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स। यहाँ भी हमें कंपोजिट टाइम दिया है 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स में हम किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं, कोई भी सेक्शन हमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही क्राइटेरिया होगा कि हमें सभी सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने हैं। तो ये थोड़ा चेंजेस है आरआरबी में और आईबीपीएस में, क्योंकि आईबीपीएस में क्या होगा, हर एक सेक्शन के लिए टाइम लिमिट है, यहाँ टाइम लिमिट नहीं है हर एक सेक्शन के लिए। यहाँ हमें कंपोजिट टाइम दिया होगा 2 आवर्स का, उसमें हम कोई भी सेक्शन में जा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेन एग्जाम मल्टीपर्पज़ के लिए। उसी तरह अगर हम ऑफिसर की बात करेंगे तो वो पैटर्न थोड़ा सिमिलर ही है, यानी सभी 40 क्वेश्चन, 50-20 40 का वेटेज, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। अगेन कंपोजिट टाइम कितना होगा? 2 आवर्स। तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर एग्जाम्स के पैटर्न में। ठीक है, तो ये हमने बात की ऑफिस स्केल 1 की और मल्टीपर्पज़ की प्रीलिम एग्जाम्स और मेन एग्जाम्स का स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम देखेंगे कि इंटरव्यू का वेटेज कैसे होगा, यानी जो बंदा ऑफिस स्केल 1, 2 और 3 के लिए अप्लाई करता है और उसने प्रीलिम क्रैक कर दिया, मेंस क्रैक कर दिया, तो उसके बाद वो इंटरव्यू आएगा। तो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो टोटल किस में से होगा? 100 में से होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में वेटेज कितना होगा? 80-20 के रूल से सिलेक्शन होगा, यानी आपके जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें से 80% मार्क कंसिडर होंगे और इंटरव्यू के 20% मार्क कंसिडर होंगे और टोटल का जो वेटेज होगा वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे। यह हमें ध्यान में रखना है कि मेंस को तो हमें क्वालिफाई करना ही होगा, तब भी हम इंटरव्यू में जा सकते हैं, और इंटरव्यू भी हमें क्वालिफाई करना है तब भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ जो है वेटेज जो है मेंस एग्ज़ाम का हमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, दैट इज़ 80%, और इंटरव्यू का कितना वेटेज है? दैट इज़ 20%। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, तो सभी को इंटरेस्ट ये होगा कि इस बार की आरआरबी एग्ज़ाम में हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। तो इसके लिए मैंने ये सोचा था कि हम अगर लास्ट 3 to 4 ईयर्स के एग्ज़ाम के पैटर्न अगर हम देखेंगे, यानी पहले हम देखेंगे 2019 की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद 2018, 17 और 16 के एनालिसिस करेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर 2020 एग्ज़ाम। और यहाँ मैंने थोड़ा फोकस कर दिया है, डेट इज़ फॉर आरआरबी मल्टीपर्पज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे वो आरआरबी मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करेंगे और प्रीलिम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो कौन सी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कि 2019 यानी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 का एनालिसिस करते हैं,
तो सभी शिफ्ट में ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत ही इजी था। यानी हम सबको मालूम है अगर बैंक एग्ज़ाम में ईजीएस्ट एग्ज़ाम कौन सी होगी तो वो आरआरबी मल्टीपर्पज़ की होगी। तो यहाँ सभी शिफ्ट में ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत ही इजी था। अगर हम सेक्शन की बात करेंगे तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में रीजनिंग सेक्शन बहुत इजी था, जबकि शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में वो इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। उसी तरह अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में इजी से मॉडरेट था, जबकि शिफ्ट 3 में थोड़ा मॉडरेट हुआ था एग्ज़ाम, और शिफ्ट 4 में क्वेश्चंस थोड़े इजी से मॉडरेट आए थे। तो अगर इस बारे में हम सोचते हैं तो व्हाट शुड बी आवर गुड अटैम्प्ट, यानी हमारा अटैम्प्ट कौन सा होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर 4 शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिनिमम हम 32 यानी 40 में से मिनिमम 32 अटैम्प्ट कर सकते थे और मैक्सिमम कितने अटैम्प्ट कर सकते थे 36, यानी 32 to 36 इज़ अ गुड अटैम्प्ट एप्टीट्यूड के लिए। उसी तरह रीजनिंग में 30 से 34 इज़ अ गुड अटैम्प्ट। तो मिनिमम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल कितना होना चाहिए, तो ओवरऑल 66 और 72, यानी हमें जब भी आरआरबी मल्टीपर्पज़ की एग्ज़ाम हम देते हैं तो हमें मालूम है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही लो आता है। तो इसके लिए हमें 80 में से 66 या 72 तक का हम गुड अटैम्प्ट यानी अटैम्प्ट इतना कर सकते हैं अगर हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो और स्ट्रांग हो, और इतना हमें करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसी होगी कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने प्रॉपरली सभी सेक्शन की प्रिपरेशन की है, तो आप एक क्वेश्चन विथिन 5 सेकंड इजीली आप सॉल्व कर सकोगे। तो इसीलिए यहाँ जो अटैम्प्ट का जो हम दिख रहे हैं वहाँ 80 में से 66 और 72 अटैम्प्ट विथिन 45 मिनट्स, तो वो हम कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल अगर सेक्शन एनालिसिस की बात करेंगे तो जैसे कि रीजनिंग के हर एक चैप्टर्स के बारे में अगर बात करते हैं, हर एक टॉपिक्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2019 के एग्जाम्स में से। तो यहाँ अगर हम एनालिसिस करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में से एक क्वेश्चन था, ऑड वन आउट में से एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन में से 3 क्वेश्चन थे, ऑर्डर और रैंकिंग में 4 क्वेश्चन थे। तो ये जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सिलोजिज्म में 5 क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटीज में 5 क्वेश्चन आए थे, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में 21 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ अगर हम लेवल देखेंगे तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में इजी से मॉडरेट था, यानी जो भी 4 सेक्शन आए थे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में, यानी जो 4 पजल्स आई थी उसमें से 2 पजल्स बहुत ही इजी थी और 2 थोड़ी मॉडरेट थी, उस तरह से हम सोच सकते हैं। बाकी के सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो लेवल था वो बहुत ही इजी था। इसीलिए ये सेक्शन में हमें ध्यान रखना है कि अगर हम 2020 की प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में क्या होगा कि हमें कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो विथिन 5 सेकंड 10 सेकंड हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मैक्सिमम हमारी कोशिश कौन सी होनी चाहिए कि ये जो है सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटीज़ है, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये हमने देखा लास्ट ईयर का एनालिसिस फॉर रीजनिंग सेक्शन। उसी तरह अगर हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आए थे, सिंप्लीफिकेशन से। यानी ये जो सिंप्लीफिकेशन का जो सेक्शन है वो आरआरबी में बहुत ही ईजी आता है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी तो विथिन 10 क्वेश्चन विथिन 4 to 5 मिनट्स में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह जो लास्ट ईयर के पैटर्न में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 5 क्वेश्चन, अगर यहाँ से इस तरह से हम देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा है, क्वाड्रेटिक आपका अच्छा है, तो आपका 15 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह अगर आपने सीरीज़ की प्रैक्टिस अच्छी की है तो 5 क्वेश्चन का बंच आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन तो यहाँ टेक्निकली हमें मिल जाएंगे सिर्फ 3 सब्जेक्ट से, सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद अगर हम डीआई की बात करेंगे तो डीआई के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए थे, तो वहाँ से हम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही हमारा जो बंच होगा दैट इज़ अराउंड 30 क्वेश्चन। और ये जो वन लाइनर हम जो बोलते हैं अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज रेशियो, ये सब मिक्स होके टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके 10 क्वेश्चंस थे, वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट थे। यानी ये जो दोनों सेक्शन थे वो इजी टू मॉडरेट थे, बाकी सब सेक्शन बहुत ही इजी थे। यानी ओवरऑल ये भी सेक्शन बहुत ही इजी आया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज़ और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हम मिस आउट नहीं कर सकते। अगर आपने ये 4 सेक्शन पे आपने अपनी ग्रिप ले ली तो हमारा 100% हम इसको क्रैक कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि लास्ट ईयर्स की पैटर्न क्या थी।
तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं तो 2019 का हमने एनालिसिस देखा और हमें ये खास हमें ध्यान में रखना है कि हम क्यों लास्ट 3 ईयर्स के एनालिसिस करते हैं, हम क्यों लास्ट 4 ईयर्स के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन से सेक्शन का वेटेज स्लोली एंड स्लोली बढ़ रहा है और कौन सा वेटेज स्लोली एंड स्लोली कम हो रहा है। तो यहाँ बहुत ही क्लियर है कि 2016 में ये जो पजल्स थी वो सिर्फ 10 क्वेश्चन थी। 2017 में भी 10 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर उसका वेटेज बढ़ता गया और अभी ये हो गया 15। अभी ये सिर्फ 2018 में 15 to 20 क्वेश्चन आए थे इस सेक्शन में से, और हमने देखा कि 2019 में 21 क्वेश्चन आए थे। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन मिनिमम ये सेक्शन में से आ सकते हैं इन रीजनिंग। तो ये हमें मालूम पड़ता है जब हम एनालिसिस करते हैं तब। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो ब्लड रिलेशन का वेरिएशन जो है वो अप एंड डाउन का है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो मिनिमम उसमें उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज 2016 में 5 क्वेश्चन थे, 2017 में 5 क्वेश्चन थे, 2018 में 4 क्वेश्चन फर्स्ट डे में आए थे, लेकिन 2019 में अगेन 5 क्वेश्चन आए थे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी हमें 5 क्वेश्चन का ऑप्शन लेफ्ट नहीं करना चाहिए। सिलोजिज्म का पैटर्न कंटिन्यूस आ रहा है, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अभी हमने देखा 2019 में भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये सेक्शन, ये दोनों सेक्शन हमें वेल प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। और ये सेक्शन, उसके बाद अगर हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसके भी 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो इसका भी वेटेज आता ही है। सीरीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, सीरीज़ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके तो 5 क्वेश्चन हर बार आते ही है। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज़ में। डायरेक्शन का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो इसका हम कह नहीं सकते, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 और 2 क्वेश्चन फॉर्म इस सेक्शन लिए। माइसेलिनियस क्वेश्चन यानी अलग तरह के क्वेश्चन, ये बहुत ही स्लोली एंड स्लोली कम हो चुका है, 8, 7, 7, 2। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा बहुत माइसेलिनियस क्वेश्चन नहीं आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम ऑल दिस सेक्शन। अगर ये पूरे सेक्शन की बात करेंगे तो हमारा वेटेज जो मैंने बोला आपको, पजल्स में ज़्यादा फोकस करना है, इनइक्वालिटीज़, सिलोइज्म या सीरीज़, न्यूमेरिकल सीरीज़, ये 4 सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम फोकस करके प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए आरआरबी क्लर्क बहुत ही इजी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पूरी अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी फॉर द प्रिपरेशन। उसी तरह अगर हम लास्ट 3 ईयर्स एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ हमें देखा कि जो वेरिएशन आते हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन था 2018 में, 16 में यहाँ थोड़ा वो हो गया, 16 में 5 क्वेश्चन था, 2017 में 5, 2018 में 10, और हम 2019 में भी देखा था कि 10 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में से टोटल DI में से 10 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही स्टेटिक है, 10 to 15 क्वेश्चन, 2016 में 10, 15, 10, 15, यानी मिनिमम यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 2020। ओके, अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा वेरिएशन है, 2018 में 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर से सेकंड डे में नहीं आए थे। तो उसका हम अगर क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं कि इस बार आएगा या नहीं आएगा, वो हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर और बात करेंगे तो मिसिंग सीरीज़ के बारे में, तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से सीरीज़ में से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बंच जो हो गया वो 40 क्वेश्चन में से 10 + 10 + 5 25 क्वेश्चन कंफर्म आ सकते हैं। अभी जो ट्रेंड आया है, तो 2016 में क्वाड्रेटिक नहीं आया था, 2017 में भी नहीं आया था, 2018 के डे 1 में भी नहीं आया था, लेकिन डे 2 में आया था। और हमने 2019 में भी देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के बाद कि यहाँ भी 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, ठीक है। और बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, जो हम बोलते हैं 1 लाइनर, तो 1 लाइनर सिमिलर पैटर्न में हम 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेक्शन में से। तो ये जो टोटल है, डेटा सफिशिएंसी आएगा या नहीं आएगा क्लर्क में, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसके भी हमें 5 क्वेश्चन की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अगर इस पैटर्न से हम प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे तो कोई भी एक सेक्शन मिस होगा तो भी हम दूसरे सेक्शन में से 5 मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि एप्टीट्यूड के लिए 2020 में ये जो कंफर्म है 10 क्वेश्चन, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्वाड्रेटिक सीरीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये में से थोड़ा मिक्स हो जाएगा माइसेलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो ये जो हमें प्रीलिम्स की मैंने आज स्ट्रैटेजी आपको दिखाई है कि प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, क्लर्क के लिए हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर ये आपने वीडियो देखा है तो प्रॉपरली, अगर आपने लास्ट 3 और 4 स्लाइड्स आपने देखी है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक पे किस तरह से फोकस करना चाहिए, किस तरह से उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए जिससे हम इजीली क्रैक कर सकें।
तो अगर आपको ये जो पूरा सेशन है वो आपको पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहीं हमारा जो सेशन है वो एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।